यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल मनोरंजन के लिए पढ़ें। काली रात का अंतहीन साया शहर का वो पुराना इलाका जहां दिन में भी सन्नाटा रहता था, आज रात 2 बजे और भी गहरा हो गया था। आसमान में चांद नहीं, सिर्फ घने स्याह बादलों का एक मटमैला आवरण था। हवा में नमी थी और एक अजीब सी गंध, जैसे पुरानी सड़ी हुई फूल मालाओं और गीली मिट्टी का मिला जुला अस्वाभाविक रूप। अरुण एक मेडिकल छात्र था। देर रात तक पढ़ाई करने की आदत ने उसे नाइट ऑल बना दिया था। लेकिन आज उसकी नींद किसी अदृश्य डर के कारण टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती के पिंजरे से निकलकर भागना चाहता हो। एक आंतरिक आवाज, एक दबा हुआ चीखनापन उसे खिड़की की ओर खींच रहा था। सामने वाले पुराने बंद पड़े मकान की छत पर उसने कुछ देखा। एक आकृति थी, सफेद लंबा, कोई चोगा या लबादा पहने। लेकिन उसका चेहरा, वहां कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ एक घना काला निर्वात था, जिसमें से सितारों जैसी कोई चमक नहीं, बल्कि एक शून्य का अंधेरा झलक रहा था। वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, उसकी ओर मुख किए हुए। अरुण को लगा वह वो उसे देख रहा है, बिना आंखों के भी उसे भेद रहा है। तभी उसके कानों में एक स्वर पड़ा। कोई गुनगुनाहट नहीं, बल्कि किसी की सिसकी की गूंज थी, जो हवा में तैर रही थी। और फिर एक खटखटाहट, दरवाजे पर नहीं, उसके कमरे की दीवार पर। धीमी लेकिन स्पष्ट। टन टन टन, जैसे कोई लकड़ी के बजाय पत्थर पर नाखून रगड़ रहा हो। अरुण का शरीर स्तब्ध हो गया। वह हिल नहीं सकता था। उसकी सांसें रुक रुक कर छोटी और तीखी हो गईं। खिड़की से उसकी नजर उस आकृति से हटी नहीं थी। और फिर वो आकृति हिली। एक झटके के साथ, बिना किसी मानवीय गति के, वह छत के किनारे से गिर गई। लेकिन गिरी नहीं। वह हवा में तैरती हुई सीधी अरुण की खिड़की की ओर बढ़ने लगी। उसके सफेद लबादे के नीचे से कुछ काले पतले कीड़ों जैसे अंग बाहर निकलते दिखे, जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। अरुण ने चीखना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया था। आवाज गुम हो चुकी थी। दीवार पर खटखटाहट तेज और जोरदार हो गई। अब वह उसके सिरहाने वाली दीवार से आ रही थी। तभी उसके पड़ोस से एक तीखी, दर्द से भरी चीख गूंजी। वह चीख इतनी भयावह थी कि उसने अरुण के पैरों तक में जान डाल दी। वह अपनी जगह से उछला और दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में निकल आया। गलियारे में बल्ब टिमटिमा रहा था, जिससे लंबी लंबी डरावनी छायाएं बन रही थीं। चीख का स्रोत उसे एक फ्लोर नीचे श्रीमती दुबे के घर से आ रहा था। वह अकेली बुजुर्ग महिला रहती थी। अरुण सीढ़ियों से नीचे भागा। नीचे पहुंचकर उसने देखा, श्रीमती दुबे का दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था। अंदर से एक हल्की लालसी रोशनी झांक रही थी। उस रोशनी में कुछ टेढ़े मेढ़े शैडो नाचते दिखे। उसने अंदर कदम रखा। वह दृश्य उसके मन मस्तिष्क पर सदा के लिए अंकित हो गया। कमरे के बीचों बीच श्रीमती दुबे की देह लेटी थी। लेकिन वह मृत्यु साधारण नहीं थी। उनका शरीर एक असंभव अप्राकृतिक अवस्था में मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां गायब हो गई हों। उनके चेहरे पर भय और विस्मय का ऐसा भाव था, जो मृत्यु के बाद भी जमा हुआ था। आंखें खुली और फैली हुई, परंतु पुतलियां गायब। उनकी जगह सिर्फ दूधिया सफेद था। लेकिन सबसे भयानक बात थी उनके चारों ओर बनी हुई रेखाएं। फर्श पर उनके शरीर से निकले एक गाढ़े, चमकदार काले पदार्थ से कुछ जटिल आकृतियां बनी थीं। वे आकृतियां न तो संस्कृत थीं, न ही किसी झात भाषा में। वे ऐसी थीं जैसे किसी दूसरे विकृत ब्रह्मांड के ज्यामितीय सिद्धांत, जो मानव मस्तिष्क को पागल करने के लिए ही बने हों। उस काले पदार्थ से वही गंध आ रही थी, सड़े फूल और गीली मिट्टी की। पर अब इसमें तीखी, धात्विक गंध भी मिल गई थी। और फिर अरुण ने देखा, दीवार पर श्रीमती दुबे की छाया अभी भी पड़ी हुई थी। लेकिन वह छाया हिल रही थी। वह अपने आप एक अलग जीव की तरह दीवार पर रेंग रही थी। और उस छाया के हाथों में एक और छोटी विकृत छाया थी, जो छटपटा रही थी। अरुण का दिमाग सुन्न होने लगा। यह सब उसकी समझ से परे था। यह विज्ञान नहीं, तर्क नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों का एक भयानक, दुष्ट उल्लंघन था। तभी उसने पीछे दरवाजे पर एक सांस लेने की आवाज सुनी। वह धीमी, घरघराहट भरी, जैसे किसी के फेफड़ों में पानी भर गया हो। वह धीरे धीरे मुड़ा। वह आकृति
वही बिना चेहरे वाली सफेद आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। अब वह और करीब थी। उसके चेहरे के शून्य से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जो अरुण की हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। उसके लबादे के नीचे से जो काले अंग फड़फड़ा रहे थे, वे अब स्पष्ट दिख रहे थे। वे लंबी पतली मानवीय बाहें थीं, लेकिन एकदम काली और जोड़ों पर से उल्टी मुड़ी हुई। हर हाथ की उंगलियां लंबी, नुकीली और खून से सनी हुई थीं। अरुण समझ गया, यह मृत्यु नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ ऐसा जो मृत्यु से भी बदतर था। यह स्मृतियों का अपहरण था, आत्मा का विरूपण था, प्रकृति का एक दानवीय मजाक था। उस आकृति ने धीरे धीरे एक हाथ या उस जैसा कुछ उठाया और अरुण की ओर बढ़ाया। उस काले निर्वात वाले चेहरे के स्थान पर अचानक कुछ प्रकाशित हुआ। वहां अब श्रीमती दुबे के चेहरे की झलक थी। दर्द से न्यू क्यू और चीखती हुई, सिलहूट की तरह फंसी हुई, उस शून्य में हमेशा के लिए कैद होने को अभिशप्त। अरुण ने आखिरी बार एक गहरी सांस ली। उसके सामने विकल्प नहीं थे। भागना बेकार था, चिल्लाना बेकार था। जैसे ही वह काली ठंडी उंगलियां उसके माथे को छूने ही वाली थीं, पूरा कमरा एक तीव्र अंधाधुंध सफेद रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी तेज थी कि अरुण की आंखें चूंधियां गईं। उसने एक ऊंची गूंजती हुई आवाज सुनी, जो किसी प्राचीन भूली हुई भाषा में बोल रही थी। और फिर सब कुछ गायब। अगली सुबह पुलिस और पड़ोसी श्रीमती दुबे के फ्लैट के बाहर जमा थे। डॉक्टर ने कारण अज्ञात दिल का दौरा बताया। लोग दुख जताते हुए सिर हिला रहे थे। अरुण अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। उसे सुबह पड़ोसियों ने बेहोश पाया था। उसकी याददाश्त धुंधली थी। उसे बस एक डरावना सपना याद था, एक सफेद आकृति और दीवार पर एक डोलती हुई छाया। लेकिन जब वह उठकर आईने के सामने गया तो उसकी सांसें रुक गईं। उसके माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक निशान था, बहुत हल्का, लगभग अदृश्य, एक जटिल ज्यामितीय आकृति, ठीक वैसी ही जैसी उसने श्रीमती दुबे के शव के चारों ओर देखी थी। वह निशान ठंडा था, बर्फ की तरह। और तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो उसके अपने दिमाग के भीतर से आई प्रतीत हुई। तुम अगले हो, परंतु तुम्हारी बारी 2 बजे नहीं आएगी। ये तो बस एक निशानी है। असली संध्या तो अभी बहुत दूर है। तब तक जियो, डरो और प्रतीक्षा करो। और उस दिन के बाद से हर रात ठीक 2 बजे अरुण अपनी खिड़की से सामने वाली छत देखने को मजबूर हो जाता है। कभी कुछ नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा होता है। और वह भय जो उसकी रगों में जमा हुआ बर्फ की तरह बैठ गया है। उसे पता है कि वह वो लौटेगा, और अगली बार कोई सफेद रोशनी उसे नहीं बचाएगी, क्योंकि भय का सबसे भयानक रूप मृत्यु नहीं, बल्कि उसकी प्रतीक्षा है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसका अंत किसी मानवीय समझ से परे एक अनंत भयावह शून्य में छुपा है।